इंदौर आए केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्य मंत्री रामदास अठावले ने मीडिया से चर्चा की। इस दौरान उन्होंने विभिन्न मुद्दों पर बेबाकी से चर्चा की। अपने बयानों में हंसी ठिठोली से माहौल बनाने वाले केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्य मंत्री रामदास अठावले प्रकाश सोनकर की पुण्यतिथि में शामिल होने इंदौर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने रेसिडेंसी कोठी में पत्रकारों से चर्चा की और महाराष्ट्र में होने वाले चुनाव में बहुमत की सरकार बनाने की बात कही। उन्होंने कहा कि जनता का सहयोग भी हमें है और हम बहुमत से वहां पर सरकार बनाकर जीत हासिल करेंगे। नीट मामले को लेकर उन्होंने कहा कि जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मायावती ने अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया है। उसी को लेकर अठावले ने कहा कि उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बाबा राव भीमराव अंबेडकर की पार्टी को लेकर चलना चाहिए और उनके उत्तराधिकारी के रूप में अच्छा कार्य करना चाहिए। उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। पेपर लीक पे हुए इतनी बड़े घटनाक्रम पर नहीं, राहुल गांधी का तो बयान आता है, राहुल गांधी का बयान आता है और अभी हर बात पर पीएम मतलब अपना ओपिनियन नहीं देती। सरकार को ओपिनियन होता है, वो जो डिपार्टमेंट का मंत्री होता है वो देता है। धर्मेंद्र प्रधान लगातार उन्होंने स्टूडेंट के साथ मीटिंगें की, बाकी अधिकारियों के साथ मीटिंगें की और उन्होंने जो भी बयान है उसके संबंध में दिया है। गड़बड़ी हुई है, ये मान्य किया है कि जो गड़बड़ी हुई है, पेपर फूटी हुई है और उसकी जांच करने का आदेश भी दे दिया है। इसीलिए राहुल गांधी हर विषय पर बोलेंगे, मोदी जी ने बोलना चाहिए तो जब मोदी जी का बोलना है जब हाउस में बोलेंगे, मोदी जी जब अभी हाउस चालू होगा तो मोदी हाउस में बोलेंगे। सर, जातिगत गणना के आधार पर बिहार में आरक्षण की सीमा बढ़ाकर 65 कर दी गई थी। बिहार में आरक्षण की सीमा बढ़ाकर 65% तक कर दी गई थी, जो हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। क्या आपको लगता है कि समय आ गया कि और दलितों के लिए आरक्षण बढ़ाया जाए और सीमा बढ़ानी चाहिए? मुझे लगता है कि दलितों का आरक्षण जो है 15% है। जब शेड्यूल कास्ट का पॉपुलेशन 1950 में जब संविधान बना था तो वो शेड्यूल कास्ट का पॉपुलेशन 15% था और शेड्यूल ट्राइब का पॉपुलेशन 7.5% था। उसके मुताबिक दलित और आदिवासी को आरक्षण मिला है 15% और 7.5% शिक्षा में और नौकरी में। लेकिन अगर अभी 2011 की जनगणना के मुताबिक शेड्यूल कास्ट का पॉपुलेशन 16.6% है और ट्राइबल का पॉपुलेशन 8.4% है। 22.5% से 2.5% वोट हमारा बढ़ गया है, मतलब 2.5% पॉपुलेशन बढ़ा है। तो लेकिन अभी हम वो मांग नहीं कर रहे हैं, मतलब अभी 50% के ऊपर जाना मुश्किल है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है और निर्णय अगर होता है तो सुप्रीम कोर्ट उसको खारिज करता है। इसीलिए इसमें से कोई ना कोई तो मार्ग ढूंढना चाहिए। लेकिन जातिगत जनगणना के विषय पर मेरी पार्टी का स्टैंड है कि जाति के आधार पर जनगणना अगर होती है तो हर जाति का कितना परसेंटेज है इसकी जानकारी मिलेगी। अभी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का ही जनगणना जाति के आधार पर होता है, लेकिन बाकी ओबीसी और जनरल कैटेगरी का नहीं होता है। तो सभी का सेंसस अगर जाति के आधार पर होता है तो सभी जाति का परसेंटेज मालूम होगा। लेकिन सरकार का राहुल गांधी जी को मेरा सवाल है कि अभी आप बोल रहे हैं कि भाई ओबीसी का सेंसस करो, जब आपकी सरकार थी तब क्यों नहीं किया? तो सरकार उनकी अड़चन में ये है कि आर्टिकल 17 के मुताबिक कास्टिज्म को खत्म किया है, तो फिर जाति के आधार पर जनगणना का कैसी करेगी? इसी तरह का एक प्रॉब्लम सरकार के सामने है। वो सरकार के सामने भी ये था, ये सरकार के सामने भी सवाल है, उसमें से क्या मार्ग निकलता है क्या देखना पड़ेगा। लेकिन मेरी पार्टी की तरफ से मांग है कि उसमें कोई ना कोई तो मार्ग निकालना चाहिए और एक बार जाति के आधार पर जनगणना होती है तो हर जाति का परसेंटेज कितना है ये भी मालूम हो जाएगा। और भविष्य में अगर ऐसा होता है कि आरक्षण हमारा जो SC ST का आरक्षण है पॉपुलेशन के आधार पर है, कितना भविष्य उस पर है। कल अगर ऐसा निर्णय होता है कि हर जाति को उनके परसेंटेज के मुताबिक आरक्षण दे दो, उसके लिए हमारा विरोध नहीं है। हर जाति में गरीब लोग होते हैं और ओबीसी का जो आरक्षण है उसको क्रिमिनल की पद्धत लगाई है। 8 लाख के अंदर जिनका उत्पादन है उनको ही शिक्षा में नौकरी में आरक्षण मिलता है और जो 10% आरक्षण हमने दिया इकोनॉमिक सेक्शन को, हमारी सरकार ने निर्णय लिया है और उसमें SC ST और ओबीसी में नहीं आने वाली जो जातियाँ है, जो धर्म के लोग हैं, चाहे मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, हिंदू है, बुद्धिस्ट है, या कोई भी हो, सभी लोगों के लिए 10% आरक्षण है जो ये इस कैटेगरी में आते नहीं है। तो इसीलिए थोड़ा सा ये
मायावती जी ने अपने भतीजे को जो उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। हाँ, तो उनका तो स्वागत है। मायावती ने अपना उत्तराधिकारी अभिषेक जो को पहले आनंद, मुझे लगता है आनंद जी थे, लेकिन अभी अभिषेक को अपना उत्तराधिकारी उन्होंने अनाउंस किया है। उनका हम स्वागत करते हैं। और उन्होंने बहुजन समाज पार्टी बढ़ाने के लिए काम करना है। उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर जी के सिद्धांतों पर उन्होंने चलना है। और बाबा साहब ने जो भी मतलब भूमिका रखी है उसको आगे ले जाने का प्रयत्न उन्होंने करना चाहिए। जिस तरह कांशीराम जी ने वो बहुजन समाज पार्टी बनाई थी और उनको उत्तर प्रदेश में भारी सफलता मिली। एक बार मायावती अपने बलबूते पर 206-7 सीटें चुनकर लाकर वो एक बार मुख्यमंत्री बनी थी, लेकिन 3 बार मायावती मुख्यमंत्री बनी थी बीजेपी के सपोर्ट से। बीजेपी ने 3 बार मायावती को मुख्यमंत्री बनाया था उत्तर प्रदेश में। तो अभी मायावती का ताकत थोड़ी उतनी ज़्यादा नहीं दिख रही है। लोकसभा में एक भी उनका कोई आदमी चुनकर नहीं आया है। लेकिन अभी जो अभिषेक को उन्होंने अनाउंस किया है उनको बधाई देते हैं। महाराष्ट्र में चुनाव को लेकर रामदास अठावले ने कहा कि हम एनडीए के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे और बहुमत की सरकार बनाएंगे। पत्रकार वार्ता में उन्होंने राहुल गांधी पर भी जमकर निशाना साधा। आपको लगता है कि यूपी और महाराष्ट्र में आपको सेटबैक हुआ है, उसका कारण ये कि बीजेपी ने राम राज्य या राम मंदिर पे काफ़ी किया, उस हिंदुत्व का इशू उठाया। उस कारण से जो दलित और अल्पसंख्यक का जो वोट बैंक का जो था वो शिफ्ट हो गया, महारानी की तरफ शिफ्ट हो गया और यूपी में सपा की तरफ शिफ्ट हो गया। तो राम राज्य का मुद्दा उठाना, राम मंदिर को मुद्दा उठाना दलित और अल्पसंख्यक को पसंद नहीं आया, मुस्लिम वर्ग। मुझे लगता है कि राम मंदिर का विषय उठाने विषय नहीं था। राम मंदिर जब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया और उन्होंने वहाँ 500 साल पहले वहाँ राम मंदिर था और मुगल आने के बाद राम मंदिर डिमोलिश हुआ था, इसीलिए मतलब पूरे प्रूफ देखकर सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था और मोदी जी के कार्यकाल में वो मंदिर को बना। लेकिन जो मतलब दलित और माइनॉरिटी का वोट जो है ये मतलब इसलिए मतलब हमसे दूर हो गया, लेकिन उसमें दलितों का भी अनेक जगह पर हमको वोटिंग मिला है। मध्य प्रदेश में हमारी 29 सीटें चुनकर आई और उत्तराखंड हो, हिमाचल प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, यहाँ भी हमारी सीटें अच्छी चुनकर आई है। और एक तो महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल या 3 जगह पर हमको जो अपेक्षाएं थी उससे काफ़ी सीटें कम आई। तो इसीलिए मुझे लगता है कि राम मंदिर के विषय पर ये नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन संविधान बदला जाएगा और आपका आरक्षण निकाला जाएगा, ये प्रचार बहुत धूमधाम से लोगों ने किया और लोगों के मन में ये बैठा कि ये इनकी सीटें इतनी ज़्यादा आएगी तो संविधान बदला जाएगा या क्या। वो भी तो बीजेपी नेता ने ही बयान दिया था सर, वो भी एक बीजेपी नेता ने ही बयान दिया था कि संविधान बदल देंगे हम 400 सीटें। बीजेपी नेता ने जो अयोध्या के लल्लू सिंह है वो तो हार गए, लेकिन लल्लू सिंह जैसे वो बोले थे, लेकिन ये कोई बीजेपी की भूमिका नहीं थी। तो बीजेपी ने ऐसा कोई अनाउंस नहीं किया था कि संविधान बदलेगा। और जो नरेंद्र मोदी जी संविधान को माथा टेकर शपथ लेते, उन्होंने अभी 2019 के नेता के रूप में जब उनका नाम अनाउंस हुआ तब उन्होंने संविधान की किताब को माथा टेकर शपथ ली है। और इसी तरह मुझे लगता है कि मोदी जी ने बाबा साहब अम्बेडकर जी के जो मेमोरियल है, अभी आप महू का मेमोरियल है, जो बीजेपी की सरकार इधर आई तब मेमोरियल बना, कांग्रेस के कार्यकाल में भी नहीं बना था। या 26 अलीपुर रोड पर बाबा साहब ने संविधान लिखा था, वहाँ भी वो कांग्रेस के कार्यकाल में कुछ नहीं हुआ था, वहाँ भी एक बहुत अच्छा सुंदर मेमोरियल बन गया है। और डॉक्टर अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर बना है। मुंबई में हिंदू मिल की जगह 3600 करोड़ की है, वो ज़मीन बाबा साहब के मेमोरियल दी है और वहाँ 350 फीट का स्टैचू और 100 फीट का फाउंडेशन, ऐसा 450 फीट का स्टैचू ऑफ लिबर्टी से भी मतलब ज़्यादा ऊंचा स्टैचू बाबा साहब का हो रहा है। तो ऐसे बहुत सारे काम हुए हैं। इसलिए आप जो बोल रहे हैं कि बीजेपी के कुछ 2-3 नेताओं ने ऐसी भाषा की थी, लेकिन ये अधिकृत बीजेपी का स्टैंड नहीं था और इसीलिए मुझे लगता है कि संविधान बदलने के विषय पर हमको हमारा काफ़ी नुकसान हुआ। महाराष्ट्र की बात करें, महायुति गठबंधन
मीडिया से चर्चा में रामदास अठावले ने राम राज्य व राम मंदिर और वोट बैंक के शिफ्ट होने पर कहा कि यह राम मंदिर का विषय उठाने की बात नहीं है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया और उन्होंने 500 साल पहले राम मंदिर था तो सुप्रीम कोर्ट ने सबूतों के आधार पर अपना जजमेंट दिया और मोदी जी के कार्यकाल में मंदिर बना। रही बात दलितों के वोट की, तो हमें दलितों का भी अच्छा खासा वोट बैंक मिला। उत्तराखंड हो, हिमाचल हो या छत्तीसगढ़ हो, यहाँ भी हमारी सीटें अच्छी आई। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल और महाराष्ट्र में हमें कम सीट आई। यह राम मंदिर के विषय पर नुकसान नहीं हुआ है। इंदौर से राजीव टाइम्स की रिपोर्ट। आपको लगता है कि यूपी और महाराष्ट्र में आपको सेटबैक हुआ है, उसका कारण ये कि बीजेपी ने राम राज्य या राम मंदिर पे काफ़ी किया, उस हिंदुत्व का इशू उठाया, उस कारण से जो दलित और अल्पसंख्यक का जो वोट बैंक का जो था वो शिफ्ट हो गया है, महाकाली की तरफ शिफ्ट हो गया और यूपी में सपा की तरफ शिफ्ट हो गया। तो राम राज्य का मुद्दा उठाना, राम मंदिर को मुद्दा उठाना दलित और अल्पसंख्यक को पसंद नहीं आया, मुस्लिम वर्ग। मुझे लगता है कि राम मंदिर का विषय उठाने विषय नहीं था। राम मंदिर जब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया और उन्होंने वहाँ 500 साल पहले वहाँ राम मंदिर था और मुगल आने के बाद राम मंदिर डिमोलिश हुआ था, इसीलिए मतलब पूरे पूर्व देख सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था और मोदी जी के कार्यकाल में वो मंदिर को बना। लेकिन जो मतलब दलित और माइनॉरिटी का वोट जो है ये मतलब इसलिए मतलब हमसे दूर हो गया, लेकिन उसमें तो दलितों का भी अनेक जगह पर हमको वोटिंग मिला है। मध्य प्रदेश में हमारी 29 सीटें चुनकर आई और उत्तराखंड हो, हिमाचल प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, यहाँ भी हमारी सीटें अच्छी चुनकर आई है। और एक तो महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल या तीन जगह पर हमको जो अपेक्षाएं थी उससे काफ़ी सीटें कम आई। तो इसीलिए मुझे लगता है कि राम मंदिर के विषय पर नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन संविधान बदला जाएगा और आपका आरक्षण निकाला जाएगा, ये प्रचार बहुत धूमधाम से लोगों ने किया और लोगों के मन में ये बैठा कि ये इनकी सीटें इतनी ज़्यादा आएगी तो संविधान बदला जाएगा या क्या। वो भी तो बीजेपी नेता ने ही बयान दिया था सर, वो भी एक बीजेपी नेता ने ही बयान दिया था कि संविधान बदल देंगे हम 400 सीटें। बीजेपी नेता ने जो अयोध्या के लल्लू सिंह है वो तो हार गए, लेकिन लल्लू सिंह जैसे वो बोले थे, लेकिन ये कोई बीजेपी की भूमिका नहीं थी। तो बीजेपी ने ऐसा कोई अनाउंस नहीं किया था कि संविधान बदलेगा। और जो नरेंद्र मोदी जी संविधान को माथा टेकर शपथ लेते, उन्होंने अभी 2019 के नेता के रूप में जब उनका नाम अनाउंस हुआ तब उन्होंने संविधान की किताब को माथा टेकर शपथ ली है। और इसी तरह मुझे लगता है कि मोदी जी ने बाबा साहब अम्बेडकर जी के जो मेमोरियल है, अभी आप महू का मेमोरियल है, जो बीजेपी की सरकार इधर आई तब मेमोरियल बना, कांग्रेस के कार्यकाल में भी नहीं बना था। या 26 अलीपुर रोड पर बाबा साहब ने संविधान लिखा था, वहाँ भी वो कांग्रेस के कार्यकाल में कुछ नहीं हुआ था, वहाँ भी एक बहुत अच्छा सा सुंदर मेमोरियल भवन गया है। और डॉक्टर अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर बना है। मुंबई में हिंदू मिल की जगह 3600 करोड़ की है, वो ज़मीन बाबा साहब के मेमोरियल दी है और वहाँ 350 फीट का स्टैचू और 100 फीट का फाउंडेशन, ऐसा 450 फीट का स्टैचू ऑफ लिबर्टी से भी मतलब ज़्यादा ऊंचा स्टैचू बाबा साहब का हो रहा है। तो ऐसे बहुत सारे काम हुए हैं। इसलिए आप जो बोल रहे हैं कि बीजेपी के कुछ 2-3 नेताओं ने ऐसी भाषा की थी, लेकिन ये अधिकृत बीजेपी का स्टैंड नहीं था और इसीलिए मुझे लगता है कि संविधान बदलने के विषय पर हमको हमारा काफ़ी नुकसान हुआ। महाराष्ट्र की बात करें, महायुति गठबंधन